नमस्कार। कभी सोचा है कि एक महान सभ्यता जो अपने समय से सदियों आगे थी, वो आखिर इतनी रहस्यमयी तरीके से गायब कैसे हो गई? आज हम सिंधु घाटी के उन शानदार शहरों से अपनी बात शुरू करेंगे। उनके खत्म होने के पीछे की पहेली को समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी राख से एक बिल्कुल नई वैदिक संस्कृति ने जन्म कैसे लिया। तो इस सफर में हमारे 3 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था और उनकी उस लिपि को समझेंगे जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। फिर हम उनके पतन के पीछे की थ्योरीज को खंगालेंगे और आखिर में वैदिक युग की सुबह कैसे हुई इस पर एक नजर डालेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों की आर्थिक बुनियाद आखिर थी क्या। वो अपना जीवन चलाते कैसे थे? देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था का मॉडल ना बड़ा कमाल का था। एक तरफ तो वो खेतीबाड़ी करके अपनी सारी जरूरी चीजें खुद ही पैदा कर लेते थे और दूसरी तरफ बाहर से महंगी और शानदार चीजें मंगवाते थे। मतलब आत्मनिर्भरता और व्यापार के बीच एक जबरदस्त संतुलन बना रखा था उन्होंने। तो सवाल उठता है कि ये व्यापार होता कैसे था? उस जमाने में पैसे तो थे नहीं, तो इसका आधार था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब चीजों और सेवाओं की सीधी अदला बदली, एक सामान दो दूसरा लो। और इस पूरी अर्थव्यवस्था की, इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी क्या थी? वो थी खेती, यानी कृषि। उनकी पूरी सभ्यता की तरक्की और खुशहाली इसी पर टिकी हुई थी। अब हम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसके सबूत हमें जमीन के नीचे से मिले हैं। कालीबंगा में पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत मिले, और कमाल की बात यह है कि वो एक ही खेत में एक साथ 2-2 फसलें उगाते थे। और तो और राखीगढ़ी में लकड़ी का बना हल तक मिला है। और वो सिर्फ 1-2 फसलें नहीं उगा रहे थे, उनकी खेती में गजब की वैरायटी थी। गेहूं, जौ, राई, सरसों से लेकर मटर, रागी और चना तक। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनकी कृषि व्यवस्था कितनी एडवांस्ड थी। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो बहुत स्मार्ट भी थे। उन्होंने मिश्रित कृषि को अपनाया, जिसका मतलब है खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। इससे फायदा ये था कि जोखिम कम हो जाता था और हर संसाधन का पूरा पूरा इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने कई जानवरों को पालतू बनाया था। बैल खेतों में काम आते थे, तो बकरी, भेड़ और गाय से खाने पीने का इंतजाम होता था। यहाँ तक कि सूअर और बिल्लियां भी उनके साथ रहती थीं। पालतू जानवरों के अलावा वो अपने आसपास के जंगली जानवरों को भी अच्छे से जानते थे, जैसे बाघ, हाथी और हिरण। और एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है कि गुजरात में रहने वाले लोग तो हाथी भी पाला करते थे। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था की बात तो हो गई। चलिए, अब इस सभ्यता की सबसे दिलचस्प और सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, और वो है उनकी लिपि, यानी उनकी लिखावट। उनकी जो लिपि थी उसे पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लिखने के लिए अक्षरों का नहीं बल्कि चित्रों और चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। हर चिन्ह का मतलब या तो कोई चीज होती थी या कोई विचार। जरा सोचिए, इस पूरी लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे। इन्हीं चिन्हों को अलग अलग तरह से दोहराकर और मिलाकर वो अपनी बातें लिखते थे। ये सुनने में आसान लगता है, पर यह एक बहुत जटिल सिस्टम था। और यहीं पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी मोड़ आता है। हजारों साल गुजर गए, दुनिया भर की बड़े बड़े विद्वानों ने न जाने कितनी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन आज तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी कहानियां, उनके कानून, उनकी सोच, सब कुछ इन चिन्हों में बंद है। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। हालांकि हम इसे पढ़ नहीं सकते, पर इसके बारे में कुछ बातें हमें जरूर पता है। जैसे ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, जिसे बस्टुफेडन कहते हैं। मतलब पहली लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। और एक और खास बात, इसमें यू आकार के अक्षर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। एक इतनी आगे बढ़ी हुई सभ्यता, इतने सुनियोजित शहर, तो फिर आखिर हुआ क्या? अब हम इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक को टटोलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दशकों से परेशान कर रखा है। देखिए, उनके पतन को लेकर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन एक बात है जिस पर सारे इतिहासकार एकमत हैं। वो ये कि इस सभ्यता का जो शहरी रूप था वो पूरी तरह से खत्म हो गया।
उनके वो शानदार शहर, वो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, वो बड़े बड़े गोदाम, सबके सब वीरान हो गए। अब आते हैं थ्योरीज पर। सबसे पहली और सबसे मशहूर थ्योरी है आर्यों के आक्रमण की। इसके सपोर्ट में दो बड़े सबूत दिए जाते हैं। एक तो मोहनजोदड़ो में मिली कुछ खोपड़ियों पर चोट के निशान है, और दूसरा ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। लेकिन इस थियरी के खिलाफ भी मजबूत तर्क दिए जाते हैं। आलोचक कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का इलाका इतना बड़ा था कि उसे किसी एक आक्रमण से जीतना नामुमकिन था। दूसरी बात, सिंधु घाटी की जगहों से आर्यों के कोई हथियार ही नहीं मिले हैं, और वहां तो पहले से ही 4 अलग-अलग नस्लों के लोग रह रहे थे। अच्छा, तो दूसरी थ्योरी है बाढ़ की। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद मोहनजोदड़ो शहर है। खुदाई से पता चला है कि बाढ़ की वजह से ये शहर 7 बार तबाह हुआ और उसे बार बार बसाया गया। लेकिन ये थ्योरी भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो शहर नदियों के किनारे नहीं थे, वो कैसे तबाह हो गए। तीसरी थ्योरी किसी एक वजह की नहीं, बल्कि कई आपदाओं की बात करती है। हो सकता है मलेरिया या प्लेग जैसी कोई बड़ी महामारी फैल गई हो, या फिर मौसम का मिजाज बदल गया हो, कभी भयंकर सूखा तो कभी जबरदस्त बारिश, जिससे खेती चौपट हो गई हो। और एक बहुत बड़ी संभावना भूकंप की भी है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जैसा बड़ा शहर सीधे एक फॉल्ट लाइन पर बसा था। जब एक महान सभ्यता खत्म होती है तो वो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाती है। सिंधु घाटी के पतन के बाद जो खालीपन आया, उसे एक नई संस्कृति ने भरा, और वो थी वैदिक संस्कृति। तो चलिए अब इस नए युग की दहलीज पर कदम रखते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति आखिर थी क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये उन लोगों की संस्कृति थी जिन्हें हम आर्यों के नाम से जानते हैं। उनके आने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नए सामाजिक और धार्मिक दौर की शुरुआत हुई। अब आर्यों को लेकर इतिहासकार आज भी कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे ये आर्य आखिर थे कौन, वो आए कहाँ से थे, जिसके कुछ संकेत हमें ऋग्वेद जैसे ग्रंथों से मिलते हैं, और भारत में आकर वो बसे कहाँ, उस जगह को ब्रह्मवर्त देश क्यों कहा गया। इस पूरे लंबे वैदिक काल को इतिहासकार आसानी से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और इसके बाद का समय यानी 1000 से 650 ईसा पूर्व तक का, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें समाज में बड़े बड़े बदलाव हुए। तो हमने देखा कि कैसे एक महान शहरी सभ्यता रहस्यमयी तरीके से इतिहास में गुम हो गई, और उसकी जगह एक बिल्कुल अलग ग्रामीण संस्कृति ने ले ली। सिंधु घाटी की वो लिपि जिसे कोई पढ़ नहीं सका, और वैदिक काल के वो मंत्र जो आज भी गूंजते हैं, इनके बीच का ये सफ़र हमें बताता है कि सभ्यताएं कितनी नाजुक होती हैं। एक का अंत असल में किसी दूसरे की शुरुआत के लिए रास्ता बना देता है। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा चक्र है।